अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहांज़ेब अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहांज़ेब के साथ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फोर्स एंड मोशन के चैप्टर से कोलिजन को डिस्कस करेंगे। तो चले देखते हैं कि ये कोलिजन क्या चीज़ है। देखिए बच्चे, जब भी चीज़ें आपस में कोलाइड करती हैं तो हम कहते हैं कि जी इन्होंने कोलिजन की है, और ये टकराना उनका मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकता है। जैसे कि आया कि वो इलास्टिकली कोलाइड कर रही हैं या इनइलास्टिकली कोलाइड कर रही हैं। तो इन दोनों चीज़ों के दरमियान हम फ़र्क देख लेते हैं कि इलास्टिक कोलिजन कौन सी होगी। देखें, अगर ऐसा हो कि कोलाइड करने से पहले जितना मोमेंटम था उन दोनों बॉल्स का जो आपस में कोलाइड कर रही थी, टकराने के बाद भी उतना ही मोमेंटम हो, और उसके साथ साथ जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले थी टकराने के बाद भी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी हो, तो हम कह देंगे कि ये जो कोलिजन है ये इलास्टिक कोलिजन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों चीज़ें कंजर्व कैसे रहती हैं, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों कैसे कंजर्व रहती हैं। तो यहाँ हम बता सकते हैं कि जी चूँकि इसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, कोई हीट लॉस नहीं होता, कोई साउंड लॉस नहीं होता, और इसके साथ साथ सरफेस स्टिकी नहीं होती जब वो कोलाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, इस इफ़ेक्ट को, जिससे सरफेस स्टिकी नहीं होती, कोई हीट लॉस नहीं होता, इसको हम कहते हैं हार्डनेस या रिजिडिटी। अब हम बात कर लेते हैं इन इलास्टिक कोलिजन की। इन इलास्टिक कोलिजन क्या है कि जिसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहे, ठीक है, यानी टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ये इक्वल रहे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना हो, तो इसको हम कहेंगे ये क्या है जी, इन इलास्टिक कोलिजन है। यहाँ पे ये बात याद रहे कि सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही, एनर्जी यानी टोटल एनर्जी इसमें भी कंजर्व ही होगी। ठीक है, तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लॉसेज होते हैं, कुछ हीट लॉसेज होते हैं, साउंड लॉसेज होते हैं, और सरफेस क्या होती है, स्टिकी होती है। और इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, सॉफ्टनेस या नॉन रिजिडिटी। अब हम जिक्र कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट केस का, जिसको हम इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन कहते हैं। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को हम हेड ऑन कोलिजन भी कहते हैं, और इसको कैसे हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे एक केस कंसिडर कर रहे हैं। फर्ज कर लें एक बॉल है जिसकी वेलोसिटी v1 है, दूसरी बॉल है जिसकी वेलोसिटी क्या है, v2 है। ये दोनों जा रही हैं, एक पॉइंट पे जाके ये एक दूसरे से कोलाइड करती हैं। अब जब ये कोलाइड करती हैं तो बॉल m1 इस पे m2 पे F12 फोर्स लगाती है जो राइट साइड की तरफ है, और बॉल 2 F21 फोर्स लगा रही है जो लेफ्ट साइड की तरफ है। यानी ये एक दूसरे के ऊपर इक्वल बट ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं न्यूटन थर्ड लॉ के थ्रू। जब ये कोलाइड कर जाते हैं उसके बाद दोबारा ये सेपरेट होते हैं और मूव करना शुरू हो जाते हैं अपनी ही डायरेक्शन में। इससे एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन निकलती है, अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व हों, इलास्टिक कोलिजन हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ वो इक्वेशन लिखेंगे, आपने अपनी बुक में भी पढ़ी होगी। v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस v1 डैश माइनस v2 डैश। अब देखते हैं कि ये इक्वेशंस हैं क्या। देखें, इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे भी एक रिलेटिव वेलोसिटी है और राइट हैंड साइड पे भी एक रिलेटिव वेलोसिटी है। अब ये दोनों रिलेटिव वेलोसिटी हैं क्या? ये जो पहली रिलेटिव वेलोसिटी है ये वो रिलेटिव वेलोसिटी है जिससे बॉल 1 बॉल 2 को अप्रोच कर रही है, यानी बॉल 1 की v1 थी वेलोसिटी और बॉल 2 की क्या थी, v2। लेकिन इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या बता रही है, जिस वेलोसिटी से बॉल 1 बॉल 2 को अप्रोच कर रही है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको कह देंगे कि ये है जी हमारे पास स्पीड ऑफ अप्रोच, स्पीड ऑफ अप्रोच। और दूसरी ये कौन सी वेलोसिटी है, ये वो वेलोसिटी है जिससे बॉल 1 और बॉल 2 कोलाइड करने के बाद एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो इसको हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ सेपरेशन। ठीक है, और ये क्या होंगी, स्पीड ऑफ अप्रोच और स्पीड ऑफ सेपरेशन, ये दोनों एक दूसरे के बराबर लेकिन ऑपोजिट होंगी। क्यों? क्योंकि उस सूरत में बॉल एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं, एक दूसरे के करीब आ रही हैं, और दूसरी सूरत में सेपरेशन की सूरत में एक दूसरे से सेपरेट हो रही हैं। तो ये इक्वेशन थी। अब एक इम्पॉर्टेंट केस की बात कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं
परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अब ये क्या होता है, देखें फर्ज कर ले दो बॉल्स हैं, उन्होंने आपस में क्या करना है, कोलाइड करना है, वो मूव कर रही हैं। जैसे ही वो जाके टकराती हैं तो वो एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाती हैं। अब स्टिक कर दिया, उसके बाद क्या होगा, वो इकट्ठे ही साथ मूव करेंगी एक कॉमन वेलोसिटी के साथ। इसको कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। तो इसके लिए इक्वेशन लिख लेते हैं। इसके लिए जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो क्या बनेगा, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 और इसके अंदर आ जाएगा v। ये बनेगा आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के केस में। तो अब हम देख लेते हैं, जब ये इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन होती है तो आफ्टर कोलिजन कितनी वेलोसिटी होती है बॉल 1 की, और आफ्टर कोलिजन सेकंड बॉल की कितनी वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है v1 डैश इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 v1 प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 v2। ये है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन। अब देख लेते हैं सेकंड बॉल की क्या है, v2 डैश इज इक्वल टू 2m1 ओवर m1 प्लस m2 v1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 v2। ये है वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन। अब इसके डिफरेंट केसेस डिस्कस कर लेते हैं। पहला केस है हमारा, अगर कोलाइड करने वाली जो दोनों बॉल्स हैं उनका मास सेम है, तो उस सूरत में बॉल 1 की वेलोसिटी कितनी होगी कोलिजन के बाद और बॉल 2 की कितनी होगी, ये देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मालूम करते हैं v1 डैश। v1 डैश के लिए आप देखें m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m। इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ m1 m2 है वहाँ m पुट करना है। तो पहली इक्वेशन देख रहे हैं तो ये m माइनस m डिवाइडेड बाय m प्लस m और साथ क्या आ जाएगा v1 प्लस 2m ओवर m प्लस m v2। अब m माइनस m जीरो हो गया, ये टर्म जीरो होगी, सिर्फ ये टर्म बची, और ये भी 2m ओवर 2m क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा v2। यहाँ से हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया कि v1 डैश इज इक्वल टू v2। अब ये क्या शो कर रही है, ये शो कर रही हैं कि टकराने से पहले बॉल 2 की जितनी वेलोसिटी थी, टकराने के बाद बॉल 1 की उतनी वेलोसिटी होगी। यानी अगर मासेस सेम हो तो ये बॉल्स अपनी वेलोसिटी क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेती हैं। ये अभी हम दोबारा भी प्रूव करते हैं। देखें v2 डैश निकालते हैं। तो v2 डैश में क्या होगा, देखें ज़रा तवज्जो करें, v2 डैश इज इक्वल टू 2m ओवर, ये देखें m प्लस m v1 प्लस, अब m2 माइनस m1 है ना, तो m माइनस m हो जाएगा, m माइनस m ओवर m प्लस m v2। अब m माइनस m वाली टर्म तो हो गई ज़ीरो, सिर्फ ये बची, और ये 2m ओवर 2m क्या होगा, 1 हो जाएगा, और साथ क्या आ रहा है v1। तो यहाँ पे जवाब सिर्फ आ जाएगा क्या, v1। अब अगर आप गौर करें तो ये भी वही रिजल्ट है। ये क्या कह रहा है कि टकराने के बाद बॉल 2 की जितनी वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी, जो टकराने से पहले बॉल 1 की थी। यानी 2 बॉल ने अपनी वेलोसिटी 1 को दे दी और 1 बॉल ने किसको दे दी, 2 को दे दी आफ्टर कोलिजन। तो यानी अपनी वेलोसिटी ये एक्सचेंज कर लेते हैं अगर मासेस सेम हो। अब हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं कि अगर मासेस तो सेम हो लेकिन जो सेकंड बॉल है वो रुकी हुई हो, पहली बॉल मूव करके आ रही हो, उसने उससे कोलाइड करना है। तो उस सूरत में क्या होगा, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पहले v1 डैश निकालेंगे। v1 डैश इज इक्वल टू m माइनस m डिवाइडेड बाय m प्लस m और साथ v1 प्लस, देखें जी 2m ओवर m प्लस m और इसके साथ क्या आ जाएगा v2। अब देखें m माइनस m वाली टर्म तो हो गई ना ज़ीरो, ये टर्म हो गई 2m ओवर 2m किसके बराबर हो गई, 2m किसके बराबर हो गई 1 के, और ये साथ क्या आ गया v2, जबकि v2 क्या था, ज़ीरो था। तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, ज़ीरो। इस सूरत में भी क्या हो रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल रहा है कि v1 डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। पहले क्या था कि दूसरी जो बॉल थी वो रुकी हुई थी, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो थी। अब पहली बॉल की वेलोसिटी ज़ीरो हो गई टकराने के बाद, यानी एक्सचेंज हो गई।
इसी को दूसरे तरीके से देख लेते हैं v2 डैश के लिए। v2 डैश इज इक्वल टू 2m ओवर m प्लस m, साथ क्या आ जाएगा v1 प्लस m2 माइनस m1, ये m माइनस m हो के ये टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, m माइनस m ओवर m प्लस m, साथ क्या है जी v2, 2m ओवर 2m 1 के बराबर, और ये वाली टर्म पूरी ज़ीरो हो गई, तो क्या जवाब आ गया, सिर्फ v1। यानी क्या हुआ कि v2 डैश बराबर है v1। अब बॉल 2 ने अपनी वेलोसिटी बॉल 1 को दे दी आफ्टर कोलिजन, और बॉल 1 ने अपनी वेलोसिटी किसको दे दी, बॉल 2 को आफ्टर कोलिजन। ये सिर्फ उस केस में होगा जब मासेज आपस में क्या हो, बराबर हो। अब आगे देख लेते हैं ये वाला केस कि अगर एक बहुत स्मॉल मास की बॉडी एक हैवी मास की बॉडी से टकराए तो उस सूरत में कोलिजन कैसी होगी और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज क्या होंगी। इसमें क्या है जी, मास जो m1 है वो m2 से बहुत कम है, और m2 क्या है, रुका हुआ है। ये वाला मास, बड़ा वाला मास क्या है, रुका हुआ है। अगर ये इतना कम है तो हम कह देते हैं कि ये तकरीबन बराबर है किसके, ज़ीरो के, m2 के मुकाबले में। तो चलें वैल्यूज पुट करते हैं, पहले v1 डैश निकालते हैं। v1 डैश इज इक्वल टू, देखें जी m1 यहाँ पे क्या है, 0 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 0 प्लस m2, और इसके साथ क्या आ रहा है जी v1, पहली टर्म होगी। दूसरा प्लस अब 2m2 ओवर m1 प्लस m2, v2 है, v2 तो है ही 0, तो इस पूरी टर्म को हम पहले ही कह देते हैं ये 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v1 डैश इज इक्वल टू m2 ओवर m2 कट जाएगा तो क्या आएगा 1, लेकिन ऊपर क्या है माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस v1। अब यहाँ पे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है जो कि हमें क्या कह रहा है कि v1 डैश आफ्टर कोलिजन किसके बराबर होगी, माइनस v1। इससे क्या साबित हो रहा है, इससे साबित ये हो रहा है कि ये पहले v1 से मूव करता हुआ जा रहा था, इससे टकराया, इससे टकरा के इस बॉल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये टकरा के जिस वेलोसिटी से आ रहा था उसी वेलोसिटी से वापस चला जाएगा। लेकिन चूंकि ये वापस जा रहा है तो इसकी मोशन ऑपोजिट है पहले से, तो क्या होगा, माइनस लगेगा। v1 वेलोसिटी से आ रहा था उसी वेलोसिटी से वापस चला जाएगा, लेकिन साथ क्या लगेगा, माइनस लगेगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब देख लेते हैं v2 डैश इज इक्वल टू, इसमें पुट कर रहे हैं, m1 तो 0 है ना, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0, पहली वाली टर्म 2m1 है ना, तो ये टर्म तो पहले 0 हो जाएगी, प्लस m2 माइनस m1, m2 माइनस 0 डिवाइड बाई m1 प्लस 0, लेकिन v2 क्या है, 0। अगर यहाँ v2 0 पुट करें तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0, जिससे क्या साबित हो रहा है कि v2 डैश बराबर है 0। यानी कि ये जो सेकंड बॉल है इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ये मूव करेगी ना कुछ करेगी, अपनी जगह पे वैसे ही रुकी रहेगी, क्योंकि ये बहुत स्मॉल मास था, इसके टकराने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कितनी होगी, 0। बिफोर कोलिजन भी इतनी थी, आफ्टर कोलिजन भी इतनी होगी। नेक्स्ट केस देखते हैं। अब m1 बहुत ज़्यादा है किससे, m2 से, और m2 क्या है, रुका हुआ है। अब चूंकि m1 बहुत ज़्यादा है m2 से, तो यहाँ m2 को बराबर कर देंगे 0 के। अब एक बहुत हैवी मास जो है एक स्मॉल मास के साथ जाके कोलाइड करेगा, इस सूरत में क्या होगा देख लेते हैं। तो देखें क्या होगा कि v1 डैश निकालेंगे पहले, v1 डैश इज इक्वल टू, इसमें पुट करें, यहाँ पे m2 को 0 पुट करना है, तो m1 माइनस 0, ठीक है, ये पहली टर्म है, m1 प्लस 0, और साथ क्या आ जाएगा, v1 प्लस, ये यहाँ इस टर्म के साथ तो v2 आ रहा है ना, तो अगर v2 आ रहा है तो ये तो टर्म एज इट इज़ क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ से देखें क्या जवाब आया, m1 ओवर m1 1 के बराबर आ गया, और साथ v1। इससे क्या साबित हो रहा है, ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी है फर्स्ट बॉल के आफ्टर कोलिजन, ये कह रहा है कि पहले अगर ये मास v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो टकराने के बाद भी ये v1 से ही मूव कर रहा होगा, क्योंकि इतने स्मॉल मास से टकराने पे इसकी वेलोसिटी कम नहीं होगी, ठीक है, ये शो हो रहा है।
अब देख लेते हैं v2 डैश। v2 डैश किसके बराबर है जी, देख लें, हम वैल्यू पुट करते हैं 2m1 ओवर m1 प्लस m2 है ना, तो m2 तो 0 है, यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ m1 और साथ क्या आ जाएगा v1, ठीक है, प्लस यहाँ v2 तो वैसे ही 0 है, देख लें, तो ये 0 पुट कर देंगे, यहाँ से क्या आएगा m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा और जवाब क्या आ जाएगा 2v1। अब देखें इस बड़े मास को इससे टकराने में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, लेकिन ये स्मॉल मास के साथ जब बड़ा मास टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, v2 डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v1। जितनी वेलोसिटी से ये मास आ रहा था उससे डबल वेलोसिटी से अब सेकंड बॉल जो है वो मूव करना शुरू कर देगी। तो ये था बच्चे हमारा आज का लेक्चर। इसके हवाले से अगर आपके कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।